तो नमस्ते नेता साथियों। मेरी आवाज आ रही है? कोई हैंड रेज करके बताएगा मुझे। हम्म, आवाज आ रही है? हैंड रेज करके बताएगा कोई। ओके, डन डन डन। सो आप सभी लोगों का स्वागत है अपने सूत्र का जो 33 का प्रोग्राम है। और इस जो प्रोग्राम में हमने जो डिजीज जो हमने लिया है वो मोस्ट डेंजरस डिजीज, जिसको हम नाम सुनते ही मतलब कि बहुत घबराहट बेचैनी होने लग जाती है कि भाई अब तो पेशेंट का बचना मुश्किल है। और अभी पता नहीं क्या होगा, फैमिली में क्या होगा और उस पेशेंट का क्या होगा। तो हमने जो शुरुआत की थी वो लिवर, जो स्पेसिफिक ऑर्गन है लिवर, उसमें कैंसर कैसे होता है, ठीक है, उसको उसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और इसको हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में कल बहुत ही अच्छा सेशन तिवारी जी ने लिया, जो कि बड़ा डिटेल में था, बहुत ब्रीफ था। ठीक है। सो मेरा इतना क्या डिटेल में नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से मैं सेशन को लूंगा ताकि आप लोगों को कुछ कैंसर की रिपोर्ट्स देखना भी आए, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आए कि यार ये चीज लिखी हुई है तो इस स्टेज का कैंसर है। तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है इसको। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया में सेकंड नंबर का जो कैंसर जो होता है वो होता है ओरल कैंसर। फर्स्ट नंबर का कौन सा है? लंग कैंसर, बिकॉज लॉट ऑफ पॉल्यूशन। हमारा एक्यूआई क्या है? दिल्ली का एक्यूआई 300, ठीक है। गुड़गांव का एक्यूआई, ठीक है, जयपुर का एक्यूआई, ठीक है, पटना बिहार, हम लोग सारे अधिकतर मोस्ट ऑफ द दिस इंडियन सिटीज हम लोग 200 से ऊपर एक्यूआई के अंदर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 10 सिगरेट्स पर डे पैसिव स्मोकिंग के बराबर है। ठीक है। इसीलिए जो पैसिव जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जा रही है वो क्रिएट करती है, तो हमको हमारे हर एक ऑर्गन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्ट या एक मजबूत रखना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। चाहे वो हमारे लंग्स हो, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन हो, चाहे हमारा पेट हो, कि हमारा पेट भी क्या क्या खा रहा है, क्या क्या पी रहा है, वी डोंट नो, ठीक है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा लें, महंगा से महंगा लें, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है इंडिया के अंदर, और बिकॉज ऑफ सम बिजनेस और सम इंट्रोवर्टेड माइंड, हम लोग क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं। मैं तो देखता हूँ कि पता नहीं किसमें क्या किसी का रंग मिला रहे हैं कि बहुत मतलब कि आज बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है ना हम लोगों को। तो आज हम लोग बात करते हैं कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। इसका जो क्या कारण होते हैं, किसको होता है, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक रास्ता है फूड इंटेक का। समझ गए? मतलब हमारी लाइफ का हम लोग कैसे जी पाएंगे जब तक फूड इंटेक नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल नहीं जाएगा या फूड नहीं जाएगा। और माउथ का एरिया अगर अफेक्टेड होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि वो फूड इंटेक कर ही नहीं पाएगा। भोजन उसके मुंह में नहीं जाएगा, मुंह से नीचे अंदर स्वेल नहीं होगा, अंदर तक नहीं जाएगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो ये समस्या ना हो, हम लोग उस पेशेंट को प्री आइडेंटिफाई करके पहले से ट्रीटमेंट देके, ठीक है, उसको उस स्टेज पर पहुंचने ही ना दें कि जहाँ पर सर्जरी या कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर की आवश्यकता हो कि पेशेंट को बहुत उसका जीवन या उसके परिवार का जीवन बहुत दुखद हो जाए। ओके। तो कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी किसको बोलते हैं? हमारे मुंह के अंदर जितना भी जो अंदर का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। ये कुछ कैंसर के प्रकार हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे छाला हो जाना जो कि लंबे समय तक नहीं बढ़ता। अधिकतर इसका पैरामीटर वैसे कुछ नहीं है, लेकिन पैरामीटर माने तो 3 हफ्ते से ज्यादा कोई छाला इलाज लेने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा, तो वो एक खतरे की निशानी है, वो एक खतरे की पहचान है। और उसके लिए हमको हमारे जो भी फिजिशियन है या फिर कोई भी डेंटिस्ट है वहां पर जाके चेकअप कराना चाहिए, है ना। तो कैंसर क्या है? कैंसर अराइज एनीवेयर, जो कैंसर मुंह में कहीं भी उत्पन्न हो जाता है उसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं, ठीक है। हेड, नेक, ठीक है, जैसे हेड नेक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ, ठीक है। हमारी जो पूरी म्यूकोसा है, म्यूकोसा किसको बोलते हैं? हमारे मुंह के अंदर की जो लेयर होती है, अगर अपन जीभ घुमाते हैं अपने मुंह के अंदर तो जो लेयर अपन को दिख रही है उसको बोलते हैं ओरल म्यूकोसा। लिप्स, टंग, जीभ, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट कौन सा होता है? जीभ के नीचे वाला। और हार्ड पैलेट कौन सा होता है? जीभ के ऊपर वाला। जो जीभ ऊपर टच करेंगे तो कौन सा पैलेट होता है? हार्ड पैलेट, ठीक है। और जीभ जो यहाँ पर टिकी रहती है उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट पैलेट। फेरेंक्स, फेरेंक्स
जीभ के बाद का भाग जो होता है उसको फारिंक्स बोलते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड चीक्स, गाल है जो होते हैं ना, गाल यहाँ पर। इन किसी भी जगह में अगर कोई कैंसर होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओरल कैंसर। कैंसर होता क्या है? अनकोऑर्डिनेटेड। देखो हमारे सेल में, हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाएं बनती हैं और मरती हैं, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये एक कंट्रोल्ड मेथड में होता है, मतलब इतनी नंबर की सेल्स बन रही हैं और इतनी नंबर की खत्म हो रही है उनकी एज होने के बाद में। लेकिन वो चीज अगर अनकोऑर्डिनेटेड हो जाए, असामान्य हो जाए, पन तो बहुत सारी रही है, मर नहीं रही, ठीक है, तो और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। वो क्यों होता है? डीएनए में चेंजेस हो गया कोशिकाओं के, ठीक है, कोशिकाओं में कुछ इस तरह के म्यूटेशंस हो गए कि वो नॉर्मल ग्रोथ से अनकोऑर्डिनेटेड हो गई, अनकंट्रोल्ड उनकी ग्रोथ चालू हो गई, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स सेल्स एंड कंडीशंस परसिस्ट इवन आफ्टर द स्टिमुलेशंस ऑफ। अगर कोई फैक्टर उसको बढ़ावा दे रहा है, ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है ना, कई चीजें होती हैं जैसे मतलब कि कई जैसे अल्कोहल है या बहुत सारी चीजें, स्मोकिंग है, उस ग्रोथ को बाहर, लेकिन उस चीज को, कारण को हटाने के बाद में भी अगर सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर। अनकंट्रोल्ड और अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल एंड असामान्य और असीमित वृद्धि कोशिकाओं की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर, ठीक है। तो ओरल कैंसर डिफाइंड एज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, एक ग्रोथ ऑफ सेल्स और सोर, सोर किसको बोलते हैं? छाला, जो कि भर नहीं रहा, कॉज डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू। वो कैंसर होने के बाद में उस छाले के चारों ओर जो भाग है वहां भी वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो हमारे होठ हो, चाहे हमारी जीभ हो, चाहे हमारा, हमारे चीक्स हो, हम हमारे है ना पैलेट हो, साइनस हो, फेरिंग्स हो। और अगर इसको समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये हमारी लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या क्या प्रकार के होते हैं ये कैंसर? ठीक है, ओरल कैंसर में अगर आपको टर्म दिखती है लैब रिपोर्ट में, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा किसको बोलते हैं? कैंसर को ही, कार्सिनोमा लिप्स। और यहां पर जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। आपको कहीं भी वर्ड दिखता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, वहां पर आपको मिलेगा कि ये हमारा ओरल कैंसर से संबंधित हो सकता है। ये अधिकतर होता है 40 से 70 की जो एज ग्रुप होती है वहां पर। सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सा होता है? हमारा नीचे वाला होठ, अपर हो, जो अपर लिप होता है उसके अंदर ये कैंसर कम होता है, लेकिन नीचे वाले होठ में कैंसर ये ज्यादा होता है। एक होता है कार्सिनोमा बक्कल म्यूकोसा, हमारे मुंह के जो अंदर का पार्ट है, जो लेयर है, वहां पर जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा बक्कल म्यूकोसा। ये मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, ठीक है। और ये होने के बाद में सबसे ज्यादा जीभ को अफेक्ट करता है, ठीक है, टंग में कैंसर पैदा करता है। अब हम लोग बात करते हैं कार्सिनोमा ओरल टंग, जीभ में होने वाला कैंसर। सबसे ज्यादा जीभ का आगे का भाग इफेक्टिव होता है उसके अंदर, है ना, पीछे वाला भाग कम इफेक्टिव होता है, आगे वाला भाग ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट करता है जो कैंसर जो होता है। और अधिकतर ये मेल्स में होता है और 50 से 70 साल की एज में इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इससे क्या क्या होता है? ये भी एक तरह का स्क्वैमस सेल टाइप का कार्सिनोमा है। इसमें इन्फिल्ट्रेशन होता है डीपली लिंगुअल मसल्स के अंदर, जिससे क्या होता है, अपनी जीभ के मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जीभ जितने अच्छे से अपनी रोटेट हो रही है या ना, जितने अच्छे से अपन आगे पीछे कर पा रहे हैं, वो मूवमेंट हार्ड हो जाते हैं, जीभ का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये एक इंडिकेशन है कि हमको जीभ का कैंसर हो सकता है। कार्सिनोमा हार्ट पैलेट, हार्ट पैलेट क्या होता है? जीभ को अगर ऊपर टच करते हैं तो जिस हिस्से पे वो टच होती है उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट पैलेट। इट इज अ कॉमन स्पेशली इन पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं उनमें हार्ट पैलेट कार्सिनोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। और जो टोबैको बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें लिप्स, खास तौर से लोअर लिप्स वाला जो कैंसर होता है उसके होने की संभावना ज्यादा होती है। पांचवा जो आता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा एल्वियोलर एजेस, हमारे मसूड़ों में होने वाला जो कैंसर है, जिंजिवल, जिंजिवल कैंसर जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा। ये भी अधिकतर मेंस में मिलता है और ये जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है वहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। और हमारे दांतों के जो पीछे वाला सबसे वाला जो मोलर पार्ट है,
वहां पर इसका ओरिजिन सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो गाल गाल के थ्रू उत्पन्न हो, चाहे किसी ट्यूमर के थ्रू उत्पन्न हो। ओके। अब प्रकार क्या है, ओरल कैंसर के प्रकार क्या है, हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं किसको कौन सा कैंसर है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, हमारा कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ है उनके लिए। ट्यूमर्स ओरिजिनेटेड सरफेस इपिथेलियम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। जितने भी ओरल कैंसर होंगे उसमें 90 से 95% आपको लिखा हुआ मिलेगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, मिलेनोसाइट्स के अंदर जो स्किन है उसके अंदर अगर कार्सिनोमा होता हो तो उसको बोलते हैं मिलेनोमा। ठीक है, अगर माउथ कैंसर किसी ट्यूमर से हुआ है या ग्लैंडुलर टिश्यू से हुआ है, मान लो हमारे यहाँ पर लार की ग्रंथियां होती हैं, वहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर ओरिजिनेटेड कार्सिनोमा। ठीक है, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से भी हो सकता है। मान लो किसी के ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो फैल फैल के भी मुंह में आ सकता है। किसी के फेफड़ों में कैंसर हो गया, फैलने के बाद में वो भी मुंह से आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक मुंह में मिलने वाला कैंसर ओरल कैंसर है। बॉडी के किसी पार्ट में भी कैंसर हो सकता है और वो फैलने के बाद में मुंह में आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग प्राइमरी साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए कई टेस्ट करते हैं कि इसका प्राइमरी ओरिजिन क्या है। एडिनो कार्सिनोमा किसको बोलते हैं, किसी भी ग्रंथि में होने वाला जो कार्सिनोमा होता है उसको एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं। एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा किसको बोलते हैं, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, है ना, जो मतलब कि लिम्फोसाइट्स ग्लैंड होती है उनके अंदर जो कार्सिनोमा होता है उनको एडिनोसाइट कार्सिनोमा बोलते हैं। ट्यूमर्स ओरिजिनेटेड मेसेनकाइमल टिश्यू, जैसे सार्कोमा, सार्कोमा किसको बोलते हैं, हड्डियों में होने वाला कैंसर जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं सार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, कार्टिलेज के अंदर जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ड्रोसार्कोमा। ठीक है, फाइब्रोसार्कोमा किसको बोलते हैं, जो फाइब्रस टिश्यूज के अंदर जो कैंसर होता है उसको। तो ये कैंसर के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जिस नेम के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि किस ग्रंथि, किस सेल, किस परत के अंदर पेशेंट को कैंसर हुआ है। ओके। अभी इसके प्रकार मैंने आपको बताया, बेसल सेल कार्सिनोमा ये सेकंड मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर है। ये अधिकतर होठों पे होता है, लिप्स में होता है। कैसे होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। मान लीजिए कोई बाहर बहुत काम करता है ना, रेगुलर सनलाइट का एक्सपोजर उसके ऊपर है। तो सनलाइट पे क्या होता है, यूवी रेज होती है, और आजकल हमारा जो यूवी रेज को जो प्रोटेक्ट करने वाला जो हमारा सिस्टम है वो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि कमजोर होता जा रहा है। तो यूवी रेज का अटैक डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर होता है, और अगर उसका लोअर लिप के ऊपर बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है तो वहां पर लिप्स कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सेकंड है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मेलिग्नेंट ग्रोथ अराइज फ्रॉम टीनी फ्लैट स्क्वेमस सेल्स। ठीक है, अगर हमारा कैंसर जो स्क्वेमस सेल से वहां से ओरिजिनेट हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये कहां पर होता है अधिकतर, जीभ में और होठ में। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुंह का कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं सबके यहाँ पर ओवर ग्रोथ हो रही है सेल। ठीक है, हजारों करोड़ों सेल्स हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है। वो एक तरह से पुलिस की भांति काम करता है कि यार ये सेल बहुत ज्यादा उधम मचा रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो वहां पर उसको वो ठीक कर देता है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो इम्यून सिस्टम उसका वीक होने के कारण जो इम्यून सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो उनको पहचान नहीं पाता, और वो सेल्स की ग्रोथ बढ़ती जाती है और कैंसर को ओरिजिनेट करती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत इंप्रूव रखना है, ताकि जो ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स है वो कंट्रोल्ड कर पाए हमारा इम्यून सिस्टम। मैंने क्या बोला, कैंसर सेल हर एक इंसान के अंदर होती है। जो सेल्स की ओवर ग्रोथ है हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज बोलते हैं कि डस्ट की एलर्जी है, ठीक है, और स्मोक से एलर्जी हो रही है या जो भी हो रही है। तो हर एक इंसान बाहर है, हर एक इंसान डस्ट ले रहा है, हर एक इंसान स्मोक ले रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कईयों को इस डस्ट में जाते ही छींके आने स्टार्ट हो जाता है या फिर उनको कफ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कई लोगों को नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके लिम्फोसाइट्स, ठीक है, उनके जो डब्ल्यूबीसीज हैं बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे ही डस्ट या पार्टिकल्स के अंदर या फिर जो भी पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक किया है उसके अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जिससे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं स्नीजिंग की, एलर्जिक राइनाइटिस की या रैसेस की, वो नहीं होती है। दूसरा कारण है एक्सेसिव सन एक्सपोजर ऑफ लिप्स। बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी में रहना। अब कहेंगे साला विटामिन डी तो सूरज की रोशनी में आता है, ठीक है, और ज्यादा रह लो तो आपको कैंसर होने की संभावना रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा विटामिन डी अगर अपन को प्रॉपर्ली लेना है तो मॉर्निंग जो सनराइज से लेकर 1 घंटे का समय होता है, वो जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, जो सनराइज जो सूरज की जो हम किरणें इनटेक कर रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये आफ्टरनून का जो सन एक्सपोजर होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल रहता है क्योंकि यूवी रेज बहुत ज्यादा होती है। हैवी अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, माउथ के अंदर इरिटेशंस पैदा करता है, हमारी सेल्स को ये डैमेज करता है, ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल। तो वहां पर क्या होता है, कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। टोबैको यूजिंग ऑफ एनी काइंड, सिगरेट, पाइप्स, जो लोग टोबैको का ज्यादा उपयोग करते हैं तो निकोटीन जो एक पदार्थ है जो टोबैको से निकलता है वो कार्सिनोजन होता है, ठीक है, कैंसर का कारक होता है। तो अगर जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं उससे क्या होता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है पेनिट्रेशन ऑफ टोबैको में जो निकोटीन होता है उसका, ठीक है। तो अल्कोहल लेने के बाद में अगर किसी ने जो टोबैको का बहुत ज्यादा सेवन करना है तो डायरेक्ट कार्सिनोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और सेल के डीएनए को प्रभावित करके म्यूटेशन करके कैंसर को पैदा कर सकता है। तो ओरल कैंसर जो होता है वो 80 से 90% टोबैको यूज करने वालों को होता है। 10% और कारण है, दूसरे कारण है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ये एक ट्रांसमिट वायरस है। अगर इस ये वायरस का अगर किसी पर अटैक हुआ है तो या फिर ये वायरस आपके बॉडी के अंदर प्रवेश किया है तो भी ओरल कैंसर होने की संभावना रहती है। अगर किसी के माता या पिता को हेड या नेक कैंसर की या माउथ कैंसर की हिस्ट्री है तो उनके बच्चों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। जिनको जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब कि खाना खाने के बाद में खाने का वापस उल्टा आना, जलन होना, ये चीज जिनमें ज्यादा होती है तो उनमें भी ओरल कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। कई लोग इस तरह के वर्क करते हैं, केमिकल्स के अंदर अंडर वर्क करते हैं कि जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सपोजर ज्यादा हो, एस्बेस्टोस का ज्यादा हो या फॉर्मल्डिहाइड का एक्सपोजर ज्यादा हो, तो उनमें भी ये ओरल कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। अगर उनके बहुत लंबे समय तक कोई घाव है, ठीक है, माउथ के अंदर या क्रोनिक ट्रॉमा है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसको भी कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है, ओके। अब टोबैको कैसे कैंसर कर रहा है, ठीक है। इट हैज बीन शोन दैट स्मोकिंग, ये तो बहुत ज्यादा होता है, 40 और उससे ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसमें 5 से 7 गुना कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है ना। 5 से 7 गुना, मतलब कि जो नहीं पीता उसको अगर हम लोग एक मान लें तो जो सिगरेट पी रहा है उसमें 7 गुना ज्यादा कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। अल्कोहल, दिस पॉसिबली एक्ट, ये इरिटेंट और सॉल्वेंट का काम करता है, मतलब कि कैंसर सेल्स के लिए एक एक तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करता है विच फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ द म्यूकोसा, ताकि हमारे म्यूकोसा के अंदर कार्सिनोजन जो पदार्थ हैं वो प्रवेश कर जाए अच्छे से, ठीक है। लाइक जो टोबैको को यूज करता है तो उसमें जो निकोटीन है या जो भी कार्सोनिजेंस है ना, इट आल्सो सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए रिपेयर, हमारा जो सेल्स के अंदर डीएनए रिपेयर रिपेयर का जो प्रोसेस है उसको भी सप्रेस करता है, जिससे अनकंट्रोल ग्रोथ बढ़ जाती है। कई वायरसेस है जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये कैंसर को बढ़ाता है। हर्पेस सिम्प्लेक्स, एचआईवी, एबस्टेन बार वायरस, ये कुछ इस तरह के वायरस है, कुछ इस तरह के डिजीज हैं जहां वो होने के बाद में भी ओरल कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है, बिकॉज ये सारे डिजीज हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। एचआईवी हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, इसलिए ओरल कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। कारण मैंने आपको बता ही दिया, ये मेन मेन कारण है, टोबैको यूज, अल्कोहल, क्रोनिक इरिटेशंस, पुअर ओरल हाइजीन, पेस्ट नहीं करना,
खाना खा के कुल्ला नहीं करना, हमारे गम्स की मसाज नहीं करना, ठीक है, और कुछ इस तरह की चीजों का सेवन करना जिससे जो हमारा जो ओरल जो माउथ है वो हाइजीनिक नहीं रहता। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी रेज, मैंने आपको बता ही दिया। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी एक कारण है। और इंजेक्शन ऑफ हॉट फूड एंड स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा गर्म खाना और मिर्च मसाले वाला खाना भी हमारे ओरल कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तो हमको खाने को थोड़ा सा एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके खाना चाहिए, और मिर्च मसाले जो हैं वो थोड़े कम खाने चाहिए। डाइट, जिनके डाइट के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल या एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा जो डाइटरी है सप्लीमेंट्स, उनका यूज जो लोग कम करते हैं उनको भी ओरल कैंसर या कोई भी तरह के कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए आपके एक जो आपकी डाइट है वो बैलेंस रहनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए। जो इन सबको बैलेंस लेके चलता है उसको किसी भी तरह के कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। और जो अनबैलेंस्ड डाइट रहता है या उसके न्यूट्रिशन अनबैलेंस्ड है तो उनको कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक और बहुत बड़ा कारण है पुअर डेंटल हाइजीन, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह की चोट हमारे अक्कल दाढ़ आने से, या कुछ इस तरह की जो चोट है जिसका हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं कराया, उसका चेकअप नहीं कराया। कईयों के क्या होता है कि नेचुरल शार्प टीथ होते हैं, जिससे क्या है कि अगर कोई छाला हुआ तो बार बार वो टीथ टकरा टकरा के उस छाले को बढ़ने नहीं देता, और वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कई रेडिएशन से अगर बहुत ज्यादा जो एक्सरे वगैरह के टेक्नीशियंस होते हैं, है ना, तो उस तरह के एटमॉस्फेयर पे काम कर रहे हैं, या फिर जो कैंसर के हॉस्पिटल में रेडिएशन थेरेपीज होती है, तो कई लोग रेडिएशन में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनको भी ये वाले कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। कुछ जो है वो हेरिडिटी सिंड्रोम्स भी हैं, ठीक है। अगर फैमिली में बेसल सेल नर्वस सिंड्रोम है या जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ठीक है, कुछ एक स्किन की डिजीज है ये वाली, जो कि जेनेटिक होती है, अगर वो स्किन की डिजीज है तो भी कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। मॉल न्यूट्रिशन, अगर विटामिन की डेफिशिएंसीज है, अधिकतर मैं मान के चलूंगा अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है तो ओरल कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो ओरल कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, किसी को छाला हो गया ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या देखते हैं, फॉलवाइट, विटामिन B12 अधिकतर, क्योंकि वो हमारे जो म्यूकोसा है उसको रिपेयर करने का बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ओके। हम लोग कैसे पहचाने? मोस्ट कॉमन, पेनलेस सोर, ऐसा छाला जिसमें दर्द नहीं है, और ऐसा मांस, मतलब कि एक तरह से हल्का सा उभार जो कि भर नहीं रहा, बहुत दिनों से भर नहीं रहा, तो वो एक कैंसर को इंडिकेट करता है ना। इस तरह का टुकड़ा जो कि चारों ओर से रेज्ड है, जिसके किनारे थोड़े से बड़े हुए हैं, वो कैंसर को इंडिकेट करता है। एज ए कैंसर प्रोग्रेशन पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ टेंडरनेस, ठीक है, हमको चबाने में दिक्कत होती है, हमको किसी चीज को निकलने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है, ठीक है। अभी तो URTI हो रखा है मेरे को, इससे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। सेशन मेरा थोड़ा लेट था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, URTI कोई बात नहीं, लेते हैं। कफिंग इन ब्लड, पेट ब्रश कर रहे हैं, कफ निकाल रहे हैं, अगर उसमें ब्लड आ रहा है, वो इंडिकेट कर सक वो ये सब चीजें इंडिकेट करती नॉट श्योर कि कैंसर है, अंडरस्टैंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि मे बी यू हैव टू गो फॉर योर स्क्रीनिंग। अगर ये सब चीजें आ रही है तो हमको डॉक्टर के पास जाकर, या फिर किसी भी हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस लेके बात करके हमारी स्क्रीनिंग करानी है, उसको चेकअप कराना है। सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बढ़ जाए, ये भी इंडिकेट करता है। माउथ के अंदर पैचेस,
व्हाइट या रेड, ठीक है, या ग्रे कलर के। मतलब कि हमारा पूरा अंदर से रेड दिखता है स्किन, अगर आपको व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी दे सकता है ना, मतलब कि ब्रश व्रश कर रहे हैं उसके बाद देख लिया अपन ने कुछ इस तरह के पैचेस नहीं। ब्लीडिंग इन माउथ, दांतों का थोड़ा ढीलापन महसूस होना, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा दांत मेरे को थोड़ा सा लूज महसूस हो रहे हैं, तो चेकअप कराना चाहिए। ठीक है। पेन इन वन ईयर विदाउट हियरिंग लॉस, एक कान में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, और मतलब सुनाई अच्छे दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हॉर्सनेसनेस, गले में अ, एक तरह से भारीपन आ जाना, एकदम से भारीपन आ जाना। हमारा क्रोनिक सोर थ्रॉट, गले में हमेशा कड़वापन महसूस होना कि बहुत कड़वा कड़वा सा टेस्ट आ रहा है। वॉइस में चेंज होना, आवाज एकदम बदल जाना, ये भी इंडिकेट करती है कैंसर को। और मैं बताना चाहूंगा, हीमोग्लोबिन का एकदम से डाउन हो जाना, वेट का एकदम से 5 किलो से ज्यादा कम हो जाना, ये सब अलार्म साइन है। नॉट फॉर द ओरल कैंसर, बॉडी में और कोई भी कैंसर हो सकता है, ये सब मतलब कि चीजें जो हैं हमको अलार्म, मतलब कि एक तरह से मान लिए इंडिकेशंस देती है कि यू हैव टू गो टू योर चेकअप, बिकॉज दीज थिंग्स आर हैपेंड इन योर बॉडी। ओके। ल्यूकोप्लेकिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? येलो व्हाइट पैचेस, चाहे वो चीक्स में गाल के अंदर दिख रहे हो या जीभ में दिख रहे हो, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हमको हमारा ओरल टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। एरिथ्रोप्लेकिया, रेड वेलवेटी पैचेस, है ना, ये सब टर्म्स है। ल्यूकोप्लेकिया आपको दिखता है, एरिथ्रोप्लेकिया। अल्सरेशन में बता दिया, अल्सरेशन बोलते हैं छाले को, छाला जो भर नहीं रहा, लंप। ठीक है। सोर थ्रॉट, वॉइस चेंज, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, डायस्पेजिया। डायस्पेजिया किसको बोलते हैं? बोलने में दिक्कत हो रही है ना। और पेन इन टंग एंड ईयर, मैंने आपको बताया था, कान या अपनी जीभ में बहुत दर्द होना, मूवमेंट नहीं कर पाना जीभ का, ये भी एक तरह से ओरल कैंसर का इंडिकेशन है, अलार्म साइन है। सिम्टम्स ये सेम ही है, मैंने आपको बताया था कि रेडिश पैचेस हैं, ब्लीडिंग है, ठीक है, सूनापन हो रहा है मुंह के अंदर, भले आपने यहाँ के हिस्सा अपना दांत से दबाया तो भी दर्द नहीं हो रहा, नमने से उस भाग के अंदर, वो भी इंडिकेट करता है। बहुत ज्यादा छाले हो रहे हैं जो कि भर नहीं रहे, है ना। हमारे मुंह के अंदर लंप हो रहा है ना, बहुत ज्यादा वाले छोटे छोटे इस तरह के जो टीथ से कट जाते हैं हमारे, तो वो भी क्या है कि कैंसर को इंडिकेट करता है। अब स्टेज क्या है कैंसर की, है ना। सब लोग कहते हैं सर स्टेज कैसे पता करते हैं, तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ ओरल कैंसर की स्टेज बता रहा हूँ। अगर कैंसर की साइज 2 सेंटीमीटर से कम है और वो कहीं भी नहीं फैला, उसको बोलते हैं स्टेज 1। कैंसर की साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 4 सेंटीमीटर से कम है, छाला जो होता है ना, छाला या जो भी है, और वो कहीं भी नहीं फैला, उसको बोलते हैं स्टेज 2। कैंसर की साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है और वो उसी साइड के लिम्फ नोड्स के अंदर, लिम्फ नोड जो होती है ना उसमें फैल गया है, उसको बोलते हैं स्टेज 3। और स्टेज 4 हम लोग बोलेंगे दोनों साइड में, अगर लिम्फ नोड्स के अंदर उसका स्प्रेड हो गया है, गले में स्प्रेड हो गया है, शरीर के और भागों में स्प्रेड हो गया है, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्टेज 4। ये आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा, अगर आप साइज देखोगे ना कैंसर की, उससे ही पहचान सकते हो कि कौन सी स्टेज का ये है, और न्यूप्लास्टिक है, मेटास्टेटिक है, मायोटिक है, कैसा है। एक आपने रिपोर्ट में देखी होगी, ये डॉक्टर्स जो है हमारे उनके बता, टीएनएम स्टेजिंग टी, आपने देखो रिपोर्ट में लिखा हुआ है T-X, मतलब कि प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी जो कैंसर का ट्यूमर है, असेस्ड नहीं हो पा रहा, दिख नहीं रहा कहां पर है वो, है ना, बहुत उतना छोटा है या स्टार्टिंग है। T0 नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर नहीं है, बस एक परत के अंदर कैंसर हुआ है। TIS ट्यूमर कन्फाइंड विद द आउटर लेयर ऑफ टिश्यू, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ हमको दिखना चालू हो गया है। T1 प्राइमर ट्यूमर अगर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। T2 2 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन 4 सेंटीमीटर से छोटा है, इसको T2 बोलते हैं। T3 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है। T4 ट्यूमर हैज इन्वेड, मतलब कि वो इन्फिल्ट्रेशन चालू कर दिया है, फैलना चालू कर दिया उसने, उसके जो नियर बाई स्ट्रक्चर्स है या नियर बाई जो भी मुंह के जो ऑर्गन्स है वहां पर फैलना चालू कर दिया है। तो बहुत इजी है, आप देखोगे
T1 लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर, T2 लिखा हुआ है, T3, तो आप लोग बता सकते हो कि अच्छा इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इस स्टेज का है ना। आप लोगों को रिपोर्ट के अंदर एक और मार्किंग दिखती है जिसको हम तो बोलते हैं एन नोड, है ना। एन नोड का लिम्फ नोड में नहीं फैला, उसको बोलते हैं हम लोग एन एक्स। असेस्ड नहीं हो पा रहा, मतलब कि असेस्ड नहीं कर पा रहे। एन जीरो का मतलब है कि कैंसर हैज नॉट स्प्रेड, कैंसर फैला नहीं है लिम्फ नोड के अंदर। एन वन में फैला हुआ है, एन टू के अंदर ज्यादा फैला हुआ है, ये इस तरह से। एल एन का मतलब क्या है इसके अंदर, एल का मतलब लिम्फ और एन का मतलब है नोड। तो इसके आकार प्रकार के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करता है। तो अगर डॉक्टर्स अगर रिपोर्ट को पढ़ना चाहें, तो अगर वो N3 देखते हैं उस रिपोर्ट के अंदर, तो वहां पर देखिएगा ट्यूमर हैज स्प्रेड मोर देन वन लिम्फ नोड, ठीक है। मतलब कि एक से ज्यादा लिम्फ नोड के अंदर फैल गया है तो N3, अगर वो एक लिम्फ नोड में फैला है तो N2B, N2C मतलब कि अपोजिट साइड के लिम्फ नोड में भी फैल गया, तो इस तरह के ये पैरामीटर्स होते हैं। मेटास्टेटिक किसको बोलते हैं, कैंसर के प्राइमरी जहां से ओरिजिन हुआ है वहां से दूसरे अंगों में फैल जाना, उसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टेसिस, ठीक है। एमएक्स का मतलब क्या होगा, कैंसर स्प्रेड टू डिस्टेंस, डिस्टेंट मतलब कि पास वाली साइड, बट प्राइमरी ओरिजिन उसका पता नहीं लग रहा। M0 कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ है वहीं पर ही है। M1 कैंसर हैज स्प्रेड आउटसाइड द हेड एंड नेक, ठीक है। तो ओरल कैंसर में आपको T स्टेजिंग, N स्टेजिंग एंड M स्टेजिंग, तीन तरह की स्टेजिंग आपको डायग्नोसिस में देखने को मिलेगी। जो ये तीनों स्लाइड इनको देख के आप पता लगा सकते हो क्या स्टेज है, मेटास्टेटिक हुआ ही नहीं हुआ, लिम्फ नोड में है ही नहीं। उससे क्या फायदा है, हमको कितने प्रोडक्ट देने हैं, किस डोज में देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, ठीक है। स्टेजिंग ज्यादा है तो प्रोडक्ट पूरा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के ज्यादा देने हैं हमको, उनकी डोजेस भी अच्छी से रखनी है ना। प्लस उनको बोलना है कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के साथ में आपको हमारा ट्रीटमेंट लेना है, जिसके बेनिफिट आपको बहुत जल्दी होंगे। स्टेज वन का है तो वी कैन ट्रीट द पेशेंट विद आवर प्रोडक्ट ओनली, नॉट नीड ऑफ एनी कीमोथेरेपी और radiotherapy. Understand? Stage 2, no need of chemotherapy and radiotherapy. We can start our product and very well, if the patient's का immunity अगर बहुत अच्छा स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से उसके प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे से उसका पेट साफ है, तो डेफिनेटली वो रिकवर कर सकता है अपने प्रोडक्ट से। लेकिन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में व्हाट वी एडवाइज द पेशेंट दैट यू हैव कांटेक्ट विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट, आपको अपने कैंसर के डॉक्टर के साथ में संपर्क में रहना है, साथ में ये प्रोडक्ट लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंसर की ग्रोथ को तो कम करेंगे, साथ में आपके जो अदर थेरेपी चल रही है उनके साइड इफेक्ट भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस कैसे पता लगाएं, हिस्टोसाइटोलॉजी, HC एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये एक तरह का, मैं तो ह्यूमर ही मानता हूँ कि वैसे तो ठीक है, अगर क्लियर कट है तो बायोप्सी कम से कम करानी चाहिए। लेकिन अगर उसका स्ट्रेन देखना है या उसकी ग्रोथ देखनी है या फिर उसकी स्टेजिंग देखनी है, तो हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द कैंसर पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो टेस्ट होता है, एक बायोप्सी आप सबको बताइए है। ओरल एक्सोफोलिएटिव स्टडीज होती हैं, ठीक है, जो सेल्स की DNA का क्या स्ट्रक्चर है ना, और उसके अंदर स्ट्रेन कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें, ये टारगेटेड थेरेपीज जो होती है उनके लिए होती है। टैलोडाइन ब्लू टेस्ट होता है, टैलोडाइन ब्लू टेस्ट जो होता है, क्योंकि कैंसर सेल क्या होती है, ओवर ग्रोथ करती है, और टैलोडाइन जो होता है वो ओवर ग्रोथ सेल्स एब्जॉर्व कर लेती है, जिसका पिक्चर लेके हमें पता पड़ता है कि कैंसर इतनी मात्रा में फैला हुआ है, ठीक है। FDG टेस्ट होता है, पैट स्कैन जिसको बोलते हैं, उसमें एक ड्रिंक होती है जो पिलाई जाती है, तो जो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर फास्ट ग्रो कर रही है, सिर्फ वही सेल्स उसको जो डाई है, डाई बोलते हैं उसको, डाई जो FDG डाइज बोलते हैं उसको सोख लेती है। फिर जैसे ही उसकी पिक्चर ली जाती है तो वहां पर चमकती हुई सेल्स दिखाई देती है, मतलब कि उससे पता, अगर छोटा सा हिस्सा चमका हुआ है शरीर का एक भाग, मतलब कि कैंसर वही है, मुंह में ही है। यहां दिख गया, यहां दिख गया, यहां दिख गया, व्हाट इट मीन्स, कैंसर स्प्रेड कर चुका है, ठीक है। लेकिन कई बार नॉन कैंसरस सेल्स जो कि फास्ट ग्रो कर रही है वो भी उसको एब्जॉर्व कर लेती है, तो
थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटेड है टेस्ट भी, मतलब इट्स नॉट श्योर कि आपको कैंसर है। पैट स्कैन को भी मैं नहीं बोलूंगा कि इट्स 100% डायग्नोसिस टेस्ट। तो पूरा कंफर्म करने के बाद में ही हमको ट्रीटमेंट, जो अदर ट्रीटमेंट है उस पर जाना चाहिए। बाकी अगर पैट स्कैन में भी अगर कुछ छोटा मोटा दिख रहा है तो तुरंत प्रभाव से हमको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर, क्योंकि हमें पता है। आप हर एक पेशेंट से बोलो कि सर मुझे कितना फायदा होगा, कैसे फायदा, आपको फायदा जरूर होगा। वो फायदा 10% होगा या 100% होगा, हमको अगले 1 से 2 महीने में पता लगेगा। नुकसान, कहीं को बोलते हैं गारंटी कितनी दे रहा हूं, मैं ले रहा हूँ गारंटी फायदा होगा आपको। अब वो 10% होगा, 100% होगा, आपको भी देखना है और मेरे को भी देखना है। नुकसान नहीं होगा उसकी गारंटी में ले रहा हूँ। ये टर्म्स आपको बोलना है, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना, कुछ इधर उधर की चीजें नहीं बोलनी उनको। क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं भी यही बोलता हूँ, जो फिजिकल पेशेंट हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी यही बोलता हूँ, फायदा आपको जरूर होगा। 10% होगा और 100% होगा। वी विल सी, वी विल सी। बॉडी अलग है, प्रकृति अलग है, पाचन तंत्र, पाचन सिस्टम अलग है, कॉन्कोमिटेंट इलनेस उसके साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं उसको। समझ गए आप? डायबिटीज के लिए दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, पता बड़ा थायराइड है, ठीक है, जा रहा है 12-13। मेटाबॉलिज्म ही खराब है बॉडी का, शुगर बैलेंस कहाँ डाइजेस्ट होगा उसके, जो भी एंटी डायबिटिक जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे जाएंगी। सो फर्स्ट वी हैव टू कंट्रोल द थायराइड। वेन एवर द थायराइड इज कंट्रोल और टीएसएस लेवल 2.5 से 3 के बीच में आएगा, उसका डायबिटीज ऐसा डाउन होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सब चीजें डिपेंड करती है। अब क्या क्या तरीके हैं, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर तो ये चीजें नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ओरल एग्जामिनेशन उसका मुंह खोल के दे सकते हो ना मोबाइल की टॉर्च से। कोई वाइट पैचेस तो नहीं है, रेड पैचेस तो नहीं है उसके फ्लोर पे, मतलब कि उसको कोई टेंडरनेस जीभ लगा के कोई उसको सूनापन तो महसूस नहीं हो रहा, उसके कहीं इधर उधर के गांठें या कहीं इधर का हिस्सा कहीं फूला हुआ तो नहीं लग रहा। ये आप देख सकते हो। बायोप्सी जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ना। बायोप्सी के अंदर तो क्या सेल्स दिख जाती है ना। बायोप्सी क्या होता है, टुकड़ा लिया, उसकी स्लाइड बनती है, उसका स्टेम बनता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कैंसर सेल की जो रूपरेखा है वो अलग होती है, नॉर्मल सेल्स की रूपरेखा अलग होती है। तो जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रूटीन ऑन एंडोस्कोपी, मुंह में कैमरा डाल के, मान लो इसोफेगस या इधर का एरिया अफेक्टेड होता है तो एंडोस्कोपी करके, और 3D इमेजिंग विद सीटी स्कैन एंड एमआरआई। ओके। ब्लड टेस्ट में कैसे पता कर लेंगे? ब्लड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीबीसी, हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली और बिना किसी ब्लीडिंग के पेशेंट का कब हो रहा है। उसका एल्कलाइन फॉस्फेट, देखो आप सोचो एल्कलाइन फॉस्फेट, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में कराते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट्स बहुत बड़े हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बॉडी में कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन है या कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये भी इंडिकेट करते हैं हमारा कि कहीं कैंसर हो सकता है। डेंटल का एक्सरे है ना, तो अगर डेंटल एक्सरे, अगर किसी मान लीजिए कोई टीथ का बनवाने जा रहा है, जो भी कुछ करवाने जा रहा है, डेंटल एक्सरे में अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उससे भी हमको कई बार पता लग जाता है कि हाँ भाई यार पेशेंट ये कैंसर का हो सकता है। ये कुछ डायग्नोसिस है, मैंने आपको बता ही दिया। कई रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन होते हैं ना, ओपीजी होता है। ओपीजी क्या होता है? ओपीजी टेस्ट होता है एक तरह से पैनारोमिक व्यू एक्सरे हमारे दांतों का, कई डॉक्टर कई डेंटिस्ट करते हैं। उससे पता पड़ता है सीटी स्कैन, एमआरआई, है ना, इन सब चीजों से लिम्फ नोड्स का जो एमआरआई हुआ, ठीक है। तो ये सारी इमेज हैं जो इमेज कैंसर के बारे में बता देती है। लेबोरेटरी का मैंने आपको बता ही दिया, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड यूरिया, लीवर के कई जो अगर एसजीओटी एसजीपीटी बहुत बढ़ के आ रहे हैं, अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी डिस्टर्ब है तो वो भी एक तरह से कैंसर की संभावना को बताते हैं। बायोप्सी, एक्सीजन बायोप्सी किसको बोलते हैं? अगर छोटा ही टुकड़ा है जीभ का, मान लो छोटे टुकड़े में कैंसर हुआ, उसको टोटल बाहर निकाल दिया, ठीक है, ऑपरेट करके, और उसका बायोप्सी क्या उसको बोलते हैं एक्सीजन। इंसिजन बायोप्सी मतलब कि बहुत बड़ा कैंसर का पार्ट है तो उसको छोटा सा पार्ट लेके अगर उसको टेस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंसिजन बायोप्सी। एक होती है एस्पायरेशन बायोप्सी और एक होती है पंच बायोप्सी, ठीक है। ये बस आपको टर्म ध्यान रखनी है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोप्सी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां पर हम कोई भी सर्जिकल पार्ट बहुत आसानी से पहुंच जाता है।
अब लीवर की बायोप्सी करनी है, तो लीवर तो अंदर है, उसको इधर गांठ है, कैसे करोगे आप? अंडर सोनोग्राफी बायोप्सी होती है और बहुत इंटरनल ब्लीडिंग होने के समान। लेकिन मुंह की बायोप्सी बहुत ईजी है। थायराइड ग्लैंड की अगर यहाँ पर नोड्यूल हो गया तो बहुत ईजी है, बस हल्की सी सुई सुई डाली, सुई से निकाला। यहाँ की बहुत ईजी है, बहुत जीभ बाहर निकली, जीभ पर टुकड़ा ले लिया, बायोप्सी है ना। तो ये बायोप्सी करके टेस्ट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब ये है कि बचा कैसे जाए, क्योंकि खाना हमारा, टोबैको सिगरेट का बहुत यूज है, अल्कोहल का बहुत यूज है, गर्म खाना खाते हैं, मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, ठीक है, रेडिकल्स बहुत है बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रहा है, तो संभावना बहुत ज्यादा है। अब कैसे प्रिवेंट करा जाए? सबसे पहले अल्कोहल और जो भी टोबैको की फॉर्मेशन होगी उनको त्यागना है, ठीक है, क्योंकि सारी रिसर्च बोल चुकी है, सारी चीजें बोल चुकी हैं कि इससे जो लोग इनका यूज करते हैं उनको होने, ऐसा नहीं है कि जो यूज करते हैं उनको ही होता है, जो यूज नहीं करते उनको भी होता है, लेकिन संभावना ज्यादा रहती है। हमको ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करना है, दोनों टाइम पेस्ट, ठीक है, जो कि कौन सा वाला, जिसमें एसएलएस और ये जो कैंसर ऑरिजिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ना हो। डॉक्टर नेचर का कल्तीवाजी ने बताया कि हमारा जो पेस्ट है इसको हम लोग खा भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पेस्ट है उसका यूज करना है। टोबैको को मैंने आपको बता दिया, ज्यादा सनलाइट में नहीं रहना, ठीक है, और ज्यादा जो स्पाइसेस भोजन होते हैं उस तरह की हमारी चीजें हमको नहीं खानी। तो वो सब चीजें हैं, प्रोटेक्ट द स्किन ऑफ योर लिप्स फ्रॉम बाय सन बाय स्टेइंग इन द शेड पॉसिबली, है ना। और सनस्क्रीन लगा के रहना है, ठीक है, हमारे जो लिप्स होता है वहां पर जितना पॉसिबल को ड्राई नहीं लेना। पेट के अंदर आप जब भी मालिश करते हो जरूर तेल लगाएं, जो अपनी नाभि होती है वहां पर ऑयल अप्लाई करें आप, है ना, जिससे क्या होगा, हमारे होंठ कम फटेंगे और हमको लिप कैंसर या ओरल कैंसर होने की संभावना कम रहेगी, ठीक है। बार बार वैसलीन नहीं मिलना हमको, जब हम लोग मालिश करते हैं या जब भी हम लोग नहा धो के आते हैं जो भी लगाते हैं, तो अब हमारी जो नाभि होती है उसके अंदर हमको ऑयल लगाना है। अब आयुर्वेदिक अप्रोच और ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर, ठीक है। ओरल कैंसर समझ में आ गया कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, कैसी उसकी रिपोर्ट आती है, किन कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आयुर्वेदिक अप्रोच क्या है, आयुर्वेदिक अप्रोच बल्कि उसका क्या मोटिव है? सबसे बड़ा मोटिव आयुर्वेदा और एलोपैथी में बताता हूँ। एलोपैथी में क्या होता है, किसी बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया बॉडी के अंदर, तो हम लोग क्या देते हैं, हम लोग नहीं, एलोपैथी वाले क्या देते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल ड्रग। बट आयुर्वेदा में बॉडी की इम्यूनिटी को इतना इंप्रूव कर दिया जाता है कि जो बैक्टीरिया और जो वायरस है वो अटैक ही ना कर पाए। अगर अटैक कर भी गया तो बॉडी का जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वही उसको खत्म करते हैं। तो कैंसर में भी वही चीज आ रही है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। माउथ कैंसर इज कनेक्टेड विद द डिस्टर्बेंस ऑफ द एक्यूबिलियम ऑफ त्रिदोषा। अगर हमारे त्रिदोष में ऊपर नीचे होते हैं वात पित्त कफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर पित्त हमारा बढ़ गया है, ये हमारी इट इज एसोसिएट, पित्त किससे एसोसिएट है, बॉडी की गर्माहट और इन्फ्लामेशन, सूजन और गर्माहट, ठीक है। अडॉप्टिंग न्यू हैबिट्स एंड द डाइटरी चेंज एंड यूजिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर माउथ अल्सर में हेल्प टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम लोग कुछ हमारी हैबिट्स में चेंज करते हैं, जो मैंने बताया ना आपको रिस्क फैक्टर्स क्या है ओरल कैंसर के, उनसे बचना है हमको, प्लस आयुर्वेदा को हमको अपने जीवन में यूज करना है, ऐसा नहीं कैंसर होने के बाद में यूज करना है, एज ए प्रोफाइलैक्सिस यूज करना है। क्योंकि आज हमें पता है कि आज हम सोचते हैं कल हमारे साथ में क्या होने वाला है, वी डोंट नो, लेकिन हम अपने इम्यून सिस्टम को सही रखेंगे, हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर इंटरवल में करते रहेंगे, हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम लोग अवॉइड करेंगे, होने की संभावना नगण्य है, बहुत कम है। पित्त imbalance in abundance of pitta in the body and poor routines can lead the general conditions promoting cells proliferation। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो हमारा जो
सेल्स का proliferation है वो अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनकंट्रोल्ड बढ़ने लग जाता है। इससे क्या होता है, ट्यूमर बनता है और ट्यूमर से कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी दवाइयां या मेडिसिन ओरल कैंसर में हेल्पफुल है। अच्छा, हर एक कैंसर की भी एक दवाई नहीं है, समझ गए। एक जो हम लोग कंबो तैयार करते हैं कैंसर का, 4 to 5 ड्रग्स आर कॉमन, अंडरस्टैंड। 4 से 5 ड्रग्स तो कॉमन है, लेकिन फिर आपको देखना है किस ऑर्गन का और ट्यूमर है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, स्टेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट को मतलब कि मॉडिफाइड करना है या फिर ट्रीटमेंट थोड़ा सा स्पेसिफाइड करना है, समझ गए। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो है बायोमास ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच कैन कंज्यूम बाय ह्यूमन, ठीक है। ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसके अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की बहुत अच्छी ताकत होती है। आयरन बहुत अच्छा है, विटामिन बी 12 बहुत अच्छा है, जो कि ओरल कैंसर वाले पेशेंट को डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। प्लस प्रोटीन बहुत होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, सफेद चीजें, आटा, चीनी, नमक कैंसर को बढ़ाने वाला होता है। सो लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी को चाहिए, हल्का सा शुगर भी बॉडी को चाहिए, हल्का सा नमक भी बॉडी को चाहिए, तो इसकी मात्रा हमको थोड़ा सा बहुत कम कर देनी है। प्रोटीन की मात्रा हमको कैंसर में बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटीन जो होता है हमको कैंसर में, कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में प्रोटीन थोड़ा सा अपटेक उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारा स्पाइरुलिना जो है काफी हद तक प्रोटीन को मतलब प्रोटीन की जगह हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी, ग्रीन टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इस पर रिसर्च हो रखी है। पॉलीफ्लॉन्स होते हैं जो कि ऑब्जर्व बाई हैव रिड्यूस अडोप्टोसिस, मतलब कि सेल्स की जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का जो प्रोग्राम बॉडी ने बना रखा है, ठीक है, उसको इंड्यूस्ड करती है। जिससे क्या होती है, हमारी जो सेल्स हैं जिस क्रम में उनकी डेथ होनी चाहिए, जिस क्रम में मतलब इनका ओरिजिनेशन, उसमें एक बैलेंस बना रहता है। तो ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल कैंसर के लिए। नीम, नीम के बारे में कल बताया था तिवारी जी ने कि नीम अ, एक बेस्ट रेमेडी है, जिसमें बहुत अच्छी साइटोटॉक्सिक एबिलिटी है, ठीक है। मोनोसाइट्स की संख्या को बढ़ाता है, जो कि डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स है ना। और ये प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स, मतलब कि ट्यूमर के बढ़ने को भी रोकने में मदद करता है, ठीक है। अनकंडीशनली बहुत सारे रिसर्च पेपर है नीम के ऊपर, जिसमें प्रूवन है कि नीम बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है हमारे लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए। ओके, कुरकुमिन, डिटेल में आपने कुरकुमिन के बारे में पढ़ा हुआ है, और हमारा कुरकुमिन द बेस्ट इन इंडिया, जिसमें कुरकुमिन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी है। तो इट्स ए एंटी कार्सिनोजेनिक, ठीक है, और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, इन्फ्लामेशन और ट्यूमर की साइज को भी कम करता है, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी इसमें टर्मरिक में बहुत ज्यादा है। ग्रैप सीड, अंगूर के जो होते हैं हमारे दाने, वो ये इसके अंदर भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है माउथ कैंसर के लिए। मल्टीबेरी जूस जो होता है, उसमें कई बेरीज हैं जिनका कि एक्सट्रैक्ट है। प्लस अगर किसी पेशेंट की स्टेज बहुत ज्यादा है और उसको कीमो या रेडियोथेरेपी चल रही है, वहां पर ये बहुत हेल्पफुल है। मतलब कि आप मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का आपने उसका कीमो या रेडियो मतलब एसेंशियल है, भाई देना ही है उसको, है ना, 2-3 डॉक्टर ने बोला भाई देना ही पड़ेगा और उसकी लाइफ के लिए एसेंशियल है, पेशेंट यंग है, तो हम लोगों को भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर थर्ड फोर्थ इस चीज का है। लेकिन आपने कीमो या रेडियो के 15 दिन पहले अगर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, गौमूत्र हमारा, कुरकुमीन, मल्टीबेरी, सी बकथॉर्न, ये स्टार्ट कर दिया, तो कीमो के जो होने वाले साइड इफेक्ट है, लाइक बालों का झड़ना, हाथों का काला हो जाना, हीमोग्लोबिन का डाउन हो जाना, टीएलसी के रेट घट जाना, बहुत बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अश्वगंधा, अश्वगंधा भी बहुत जो सेल्स की ग्रोथ है उसके लिए और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है। आंवला आपको
पता ही है, इसको इंडियन गूसबारी भी बोलते हैं। अच्छा सा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी की इम्यूनिटी कैंसर के प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुगलू भी बहुत अच्छा काम करता है ओरल कैंसर में। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं जो कि एंटी कैंसरस है, और जैसे आने वाले जो सेशन है जो भी डिफरेंट ऑर्गन के कैंसर हैं उसमें भी कई ड्रग्स होंगी। तो ओरल कैंसर के लिए मैंने एक कॉम्बो बनाया है जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि ओरल अगर कैंसर किसी पेशेंट को हो जाता है तो हमको क्या क्या देना चाहिए। नॉट ऑल प्रोडक्ट्स, लेकिन हमको एज पर पेशेंट की कैंसर की स्टेज के अकॉर्डिंग, या पेशेंट की जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस समय, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ट्यूमर है, खून निकल रहा है, घाव है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट देने हैं। तो ये मैंने 13 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है। स्पाइरुलिना हमने पढ़ा था कि, अच्छा वो जो मैंने आपको बताया वो बेस्ट 10 हर्ब्स है जो कि ओरल कैंसर या किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, हर्बल वेलनेस टी अवेलेबल है। नीम ग्लोए विद तुलसी जूस, हल्दी नीम टैबलेट, मल्टीबेरी जूस, सी बकथॉर्न जूस, मेघवर अर्क जो मैंने आपको बताया, अश्वगंधा टैबलेट ओरल कैंसर में जरूर देना चाहिए। विटामिन B12 ओरल कैंसर में जरूर देना चाहिए। ट्यूमर है तो वृद्धि वाटिका वटीबी और अलय कांचना टैबलेट भी देना चाहिए, क्योंकि हमको ट्यूमर साइज को भी उसकी जो ग्रोथ है उसको कम करना है, ठीक है। और व्हीट बार्ले जूस और सारे कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है, तो व्हीट बार्ले तो हमारा नंबर 1 है ही। और आंवला जिंजर हनी जूस भी करना यूज करना चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। अब हमको देखना है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, या मतलब कि उसका जो बैक हिस्ट्री जो रहा है, जो कैंसर कैसे हुआ है ना, तो बैक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की, कि हाँ भाई इसको बहुत जल्दी खांसी जुकाम होता था, ठीक है, घाव भी इसका प्रॉपर बहुत टाइम में भरता था। इस तरह की चीजें हमको लेनी, तो हमको ध्यान देना है कि यार इसका इम्यून सिस्टम कमजोर रहा है, या फिर इसका न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसको बहुत ज्यादा एनीमिक रहा है, हीमोग्लोबिन बहुत कम रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है कि विटामिन B12 कम रहा होगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जहां पर ओरल कैंसर पड़ा और वहां ये सारे प्रोडक्ट टिका दिए ना, थोड़ा सा पेशेंट से हिस्ट्री लीजिए, थोड़ा सा रिपोर्ट को पढ़िए, समझ में आता है तो ठीक है, अपलाइन के थ्रू, ठीक है, डॉक्टर्स के थ्रू, जो डॉक्टर्स के थ्रू में, तो क्योंकि व्हाट वी वांट, हमारा मोटिव क्या है, पेशेंट को ठीक करना, ठीक है। और कुछ छोटी जल्दीबाजी और छोटी, कई लोग कहते हैं सर अर्जेंट है अर्जेंट, मतलब कि पेशेंट को लेप्रोसी हो रखी है, कुष्ठ हो रखा है 2 साल से, अब उसमें क्या अर्जेंसी, मुझे बताओ, 2 साल से 2 साल से तो झेल ही रहे हैं ना वो, है ना, तो वो कोई अर्जेंसी नहीं है। तो हमेशा टाइम दीजिए, पेशेंट को भी टाइम दीजिए, डॉक्टर्स को भी टाइम दीजिए, अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, अच्छे से उसके बात कराइए, और प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कराइए। ओके, तो यही मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में डेफिनेटली जो नेक्स्ट महीने है उसके फर्स्ट वीक में मैं लूंगा, डेफिनेटली मैं आज बोल रहा हूँ आपको। तो जो भी आप पेशेंट से लाइव मिलाना चाहते हैं मेरे को, तो आप लाइव भी मिला सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, मैं चाहता हूँ कि उसमें पेशेंट्स को भी लेके आओ आप, ताकि उसका लाइव कम्युनिकेशन डॉक्टर्स के साथ में हो, उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत बहुत हाई हो, प्लस हमको जो चीजें पेशेंट से पूछनी है हम अच्छे से उससे पूछ पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। तो ये सारा ओरल कैंसर के बारे में था, और कल वापस सेशन है किसी और ऑर्गन के कैंसर के बारे में। तो वो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कैंसर के बारे में, और आप लोग बहुत अच्छे से आपके जो भी पेशेंट्स हैं या आपके जो भी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं न्यूली जो उनको अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे, या पेशेंट्स को अच्छे से प्रोडक्ट दे पाएंगे। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो डॉक्टर्स कंसल्टेशन नंबर हमेशा ओपन है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, और कल आप सेशन पे सेम टाइम पे अच्छी से अच्छी संख्या में आइए, जैसे आज 400 एंड अबव रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी संख्या है। तो ऐसे ही एजुकेट होते रहिए, सीखते रहिए, और इसका रिजल्ट आपको कब मिलने लग जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।